बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। सुबह खैर। जुमा 1 मई का आगाज़ हो गया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि अब से कुछ देर पहले ईरान के नए सुप्रीम लीडर सैयद मुज्तबा खामनाई का एक खामोश पैगाम सामने आया है। एक इंतहाई गैर मामूली पैगाम, इंतहाई गैर मामूली हालात में एक ऐसा पैगाम कि जिसने तलातुम बर्पा कर दिया है। और अब ये अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि इस पैगाम के बाद खलीज फारिस और आबनाए हुर्मुज़ में कैटेगरी 5 के तूफ़ान की तवक्को है। और जब मैं कैटेगरी 5 कह रहा हूँ तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो तूफ़ान होता है उसको उसकी शिद्दत के एतबार से मेजर किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है। और कैटेगरी 5 का तूफ़ान सबसे ख़तरनाक, सबसे तबाहकुन और सबसे मोहलिक होता है। एक ऐसा तूफ़ान जो अपने साथ हर शय को बहा कर ले जाता है, जिसके गुजर जाने के बाद ना ज़िंदगी का नामो निशान बाकी होता है और ना ही जगह का नक्शा दोबारा से पहचाना जा सकता है। और अब इस पैगाम के बाद अंदाजे लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अगले 48 घंटे में इंतहाई ख़तरनाक हमलों की तवक्को है। कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप फैसला कर चुके हैं, ट्रंप इंतज़ामिया फ़ैसला कर चुकी है, ईरान फैसला कर चुका है। और इंतज़ार किया जा रहा था अमेरिका में कि बरतानवी शाह चार्ल्स वो अपना दौरा मुकम्मल करके जब वापस रवाना होंगे तो उसके बाद इस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब वो दौरा मुकम्मल हो चुका है, शाह चार्ल्स वापस रवाना हो चुके हैं और काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। ये हो सकता है कि इसमें सिचुएशन तब्दील हो जाए, लेकिन अभी जब हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ तक इशारा दे दिया है कि जो पहले 15 मिनट हैं इस हमले के वो इंतहाई ख़तरनाक होने जा रहे हैं। इस तमाम मंजरनामे पर हम बात करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि आपको मालूम है कि ये पैगाम आया भी किस मौके पर है। एक तो ज़ाहिर है कि सवाल इस जंग के आगाज़ से मौजूद था कि जो पहला 28 फरवरी का हमला था उसमें ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई और उनके फैमिली मेंबर्स शहीद हो गए थे। लेकिन सैयद मुज्तबा खामनाई के हवाले से कुछ कन्फर्म्ड, कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स सामने आई। उनके ज़ख्मी होने के हवाले से तो कन्फर्मेशन थी, लेकिन फिर कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट सामने आई। कुछ लोगों ने कहा कि वो मफलूज हैं, पैरालिसिस हो चुका है। कुछ कहते हैं कि जिन्होंने ये दावा किया कि उनकी आंख ज़ाया हो गई है, उनका एक चेहरे का हिस्सा जो है उस पर बड़ी शदीद ज़रब लगी है। फिर कुछ लोग जो है उनके टांग के हवाले से, बाजू के हवाले से जो है वो दावे करते रहे। इस किस्म की अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स इजरायली मीडिया में, मगरबी मीडिया में आती रही। लेकिन सैयद मुज्तबा खामनाई जो है वो बैक एंड पर रहते हुए मंजर आम पर नहीं है। वो जिस तरीके से नॉर्मली अपने अवाम के सामने हो उस तरीके से नहीं है। लेकिन ये बात बड़े वसूख के साथ अब कही जा सकती है कि सैयद मुज्तबा खामनाई बैक एंड पर किसी नामालूम और महफूज मकाम पर रहते हुए पासदाराने इनकलाब की लीडरशिप के साथ और अपनी लीडरशिप के साथ अनकन्वेंशनल मीन्स के ज़रिए, यानी कि जिसमें जो जदीद दौर के तकाज़े हैं उसके मुताबिक जो पैगाम रसानी के लिए या राब्तों के लिए तरीक़ाकार इस्तेमाल होता है, बिल्कुल उससे हटकर एक गैर रवायती और कदीम तरीक़ाकार के तहत वो अपने लोगों के साथ राब्ते में है और बैक एंड पर रहते हुए ईरान को इस तमाम बहरान से स्टीयर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो पैगाम है 18 अप्रैल के बाद कोई उनका बयान सामने नहीं आया था। 18 अप्रैल के बाद गुज़श्ता 8-10 घंटे में ऊपर तले उनके 13 ट्वीट्स जो हैं, वो 13 पैगामात जो हैं टुकड़ों में ये पैगाम सामने आया है। और इस पैगाम में जो कुछ कहा गया है, अगर आप उसको ट्रांसलेट करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे, इसको बहुत सारे लोग ये समझ रहे होंगे कि ये सिर्फ जो पर्शियन गल्फ डे है, खलीज फारिस से जो पोर्टुगीज़ का कब्ज़ा छुड़वाया गया था उसकी याद मनाने के दिन के मौके पर बात की गई है। लेकिन इसकी टाइमिंग मैच कर रही है उस वक्त के साथ कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के प्रपोज़ल को रिजेक्ट किया और ईरान के प्रपोज़ल, जो आखिरी प्रपोज़ल ईरान की जानिब से सैयद अब्बास इराक़ची की तरफ से पाकिस्तान को हैंड ओवर किया गया कि हम इन शराइत के ऊपर इस जंग बंदी पर राज़ी हो सकते हैं, शर्तनामा हमारा ये है इस जंग के ख़ात्मे के हवाले से। और वो शराइत जो हैं वो भिजवाई गई थी ट्रंप इंतज़ामिया को। डोनाल्ड ट्रंप ने
उन शराइत को रिजेक्ट करके फिर एक फ्रेश प्रपोजल जो है या फ्रेश लिस्ट ऑफ डिमांड्स पाकिस्तान के जरिए ईरान को भिजवाई थी। तो बहुत सारे लोग इसमें मिस आउट कर रहे हैं कि एक इंतहाई अहम पहलू इस पैगाम का वो है कि जिसका मतलब अभी कम से कम जंग के सिवा कुछ नज़र नहीं आता। जो पैगामात उन्होंने दिए हैं पहले मैं जस्ट रीड आउट कर देता हूँ, फिर तर्जुमा उसका आपके सामने रखूंगा और फिर हम जरा बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप इस हवाले से क्या कह रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से क्या रिपोर्ट कर रहा है और बहुत ही वेल कनेक्टेड तस्वुर होने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स जो बरतानिया से अमेरिका से ऑपरेट करते हैं उन्होंने इस हवाले से कुछ दावे किए हैं। शाह चार्ल्स की मौजूदगी में ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे और अगर इस हमले का फैसला अब कर लिया जाता है तो उसका रन डाउन कैसे होगा, कौन से इवेंट्स हैं अगले 48 घंटों में जो इस बात का फैसला करेंगे, या कौन से इंडिकेटर्स ऐसे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि जिसकी बुनियाद के ऊपर ये आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि क्या ईरान के ख़िलाफ़ को बहुत बड़ा हमला और फिर ईरान की तरफ से जवाबी हमला होने जा रहा है। सैयद मुज्तबा खामनाई के ट्विटर अकाउंट के ऊपर जो उनका ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है जिस पर इस वक्त कुल मिलाकर 145 पोस्ट जो हैं वो मौजूद हैं, उस पर यह कहा जाता है कि जो मैसेज है इमाम सैयद मुज्तबा खामनाई लीडर ऑफ द इस्लामिक रेवोल्यूशन, जो इस्लामी रेवोल्यूशन है ईरान में इनकलाब इस्लामी, उसके कायद जो नेशनल पर्शियन गल्फ डे है उस पर उनका पैगाम आपसे थोड़ी देर के बाद सामने आ जाएगा। फिर ट्वीट्स किए जाते हैं, अ न्यू चैप्टर फॉर द पर्शियन गल्फ एंड द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इज अनफोल्डिंग, कि अब पर्शियन गल्फ के लिए, खलीज फारिस के लिए और आबनाए होर्मुज में एक नया बाब रकम हो रहा है। उसके बाद ट्वीट किया जाता है, टुडे इट हैज़ बीन प्रूवन to not only the global public opinion but even to the rulers of countries that the US presence and establishment in the Persian Gulf is the main source of instability in the region। कि आज उन्होंने कहा कि ये साबित हो गया है ना सिर्फ कि आम जो लोग हैं उनकी राय आमा में, बल्कि जो मुख्तलिफ ममालिक के लीडर्स हैं उनके ऊपर भी ये वाज़े हो गया है कि अमरीका की इस खत्ते में मौजूदगी पर्शियन गल्फ में, खलीज फारिस में, आबनाए हुर्मुज़ में ही दरअसल वो मेन फैक्टर है जो अदम इस्तेहकाम इस खत्ते में क्रिएट कर रहा है। फिर वो ये कहते हैं कि द यूएस flimsy bases lack the resilience and capability even to ensure their own safety, कि जो अमेरिका की नाकारा फौजी प्रेजेंस है यहाँ पर, एक जो फौजी अड्डे हैं वो उनमें इतनी रेजिलियंस मौजूद नहीं है और सलाहियत नहीं है, वो मज़ाहमत नहीं कर सकते, वो अपनी हिफाजत यकीनी नहीं बना सकते, लेट अलोन प्रोवाइड एनी होप फॉर यूएस डिपेंडेंट्स एंड द यूएस वर्शिपर्स इन द रीजन, कि जो अमेरिका के तुफैली हैं इस खत्ते में और जो अमेरिका के पुजारी हैं, अमेरिका की पूजा करने वाले हैं, उनकी सिक्योरिटी का क्या खाक वो यकीनी बनाएंगे, वो अपनी सिक्योरिटी जो है और अपनी हिफाजत भी यकीनी नहीं बना सकते। फिर आगे कहा गया, द ब्रिलियंट फ्यूचर ऑफ द पर्शियन गल्फ रीजन विल बी अ फ्यूचर विदाउट द यूएस वेयर द प्रोग्रेस, कंफर्ट एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ इट्स नेशंस आर सर्व्ड, के जो मुस्तकबिल है खलीज फारिस का और इसमें मौजूद ममालिक का, वो अमेरिका की अदम मौजूदगी में है। अमेरिका को इस रीजन से भगाना होगा और उसके जाने के बाद ही इस एरिया में जो ममालिक हैं वो प्रोग्रेस कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। एंड ही इज़ नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट ईरान, वो पर्शियन गल्फ में कुवैत को ये पैगाम दे रहे हैं, वो कतर को, वो सऊदी अरब को, वो बहरीन को, मुत्तहिदा अरब अमारात को और ओमान को, सबको ये पैगाम जो है वो दिया गया। फिर आगे ये कहा गया कि वी शेयर अ कॉमन डेस्टिनी विद आवर नेबर्स सराउंडिंग द वाटर्स ऑफ द पर्शियन गल्फ एंड द सी ऑफ ओमान, कि हमारा एक मुश्तरका मुस्तकबिल है हमारे हमसायों के साथ जो इन पानियों के साथ बॉर्डर्स शेयर करते हैं, खलीज फारिस और सी ऑफ ओमान, जो इसके इर्द गिर्द बसने वाले ममालिक हैं। फिर आगे कहा गया कि दोज फॉरनर्स फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे who are greedily carrying out transgression in the Persian Gulf and the Sea of Oman have no place here except at the bottom of its waters, कि जो फॉरेनर्स हैं यहाँ पर हज़ारों मील दूर से आए हुए, जो लालच में आकर इस खत्ते में, सी ऑफ ओमान में, पर्शियन गल्फ में इस वक्त जिन्होंने कोहराम बर्पा किया हुआ है, उनका मकाम समंदर की तह के अलावा
کوئی اور نہیں ہے. The Islamic Iran, while appreciating the blessing of managing the Strait of Hormuz in practice, will ensure the security of the Persian Gulf. یہ یہاں پر انہوں نے واضح کر دیا کہ جو آبنائے ہرمز ہے اس کی عملی جو سیکیورٹی کی ذمہ داری ہے یا اس کا انتظام و انصرام ہے وہ ایران، اسلامی ایران جو ہے وہ سنبھالے گا، اور جو پرشین گلف کی، خلیج فارس کی سیکیورٹی ہے وہ بھی ایران یقینی بنائے گا. ایران will put an end to the hostile enemies exploitation of the Strait of Hormuz. کہ جو آبنائے ہرمز کا استحصال ہے دشمن کی جانب سے، ایران اس کا خاتمہ کرے گا. اور یہ اس وقت میں کہا جا رہا ہے کہ جب امریکہ کے بحری بیڑے، امریکہ کی نیول پریزنس یہاں پر موجود ہے. یو ایس ایس جرالڈ فورڈ جو ہے اس کی واپسی کی بات ہو رہی ہے، لیکن باقی ان کی جو پریزنس ہے وہ یہاں پر بڑی حد تک موجود ہے. پھر اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ Iran's new management of the Strait of Hormuz and the corresponding legal framework will secure comfort and progress for the benefit of all nations of the region. کہ جو ایران جس طریقے سے آبنائے ہرمز کو اب مینج کرے گا اس سے یہ یقینی بنایا جائے گا کہ پرشین گلف میں تمام ممالک کو ترقی کے، تعمیر کے یکساں مواقع میسر آئیں. پھر آگے کہا جاتا ہے کہ the most recent example of the insecurity and damages caused by foreigners was the recent saber rattling of the great Satan, the US. کہ سب سے بڑے شیطان بزرگ امریکہ جو ایک خنجر لہراتا ہوا اس ریجن میں آیا، اس کی وجہ سے یہاں پر عدم تحفظ جو ہے وہ پیدا ہوا. اور اس کے بعد میرا خیال ہے کہ جو سب سے سگنیفیکنٹ میسج کیا گیا، جس کے بعد اب یہ سارے اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ اگلے 48 گھنٹے میں جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے. آخری پیغام میں یہ کہا گیا کہ 90 ملین نوبل ایرانیئنز regard all their spiritual, scientific, industrial and technological capabilities from nano and biotechnology to nuclear and missile technologies as national assets. کہ جو ایران کے 9 کروڑ عوام ہیں وہ اپنے جو سائنس کے میدان میں، روحانیت کے میدان میں، صنعت کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں، نینو ٹیکنالوجی سے لے کر بائیو ٹیکنالوجی تک اور نیوکلیئر ٹیکنالوجی سے میزائل ٹیکنالوجی تک، اس سب کو اپنا قومی اثاثہ تصور کرتے ہیں. دے سیف گارڈ دیز ایسیٹس جسٹ ایز دے ڈو دیئر میری ٹائم. کہ وہ ان کی حفاظت کریں گے جس طریقے سے وہ اپنے میری ٹائم، لینڈ اور ایئر سپیس بارڈرز کی حفاظت کرتے ہیں. کہ 9 کروڑ جو ایرانی ہیں ان کی ریڈ لائن ہے یہ سب کچھ. اور اس میں ظاہر ہے کہ ایک بڑا کلیئر کٹ آنسر ڈونلڈ ٹرمپ اور ٹرمپ انتظامیہ، امریکہ اور اسرائیل اور اس کے اتحادی ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے جو شرائط رکھ رہے تھے اور اس کا مکمل خاتمہ چاہتے تھے کہ ہم آپ کو سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے لیے بھی، پیسفل پرپزز، پرامن مقاصد کے لیے بھی ہم آپ کو ایٹمی جو انریچمنٹ ہے، یورینیم کی افزودگی ہے وہ نہیں کرنے دیں گے. آپ کسی بھی قسم کا نیوکلیئر پروگرام نہیں چلا سکتے. ملٹری تو چھوڑیں، آپ سویلین نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ بھی نہیں چلا سکتے. اس کے حوالے سے ایران نے اب 2 ٹوک انداز میں پیغام دے دیا، جس کا مطلب ایفیکٹیولی اب یہ ہے کہ جس کے اوپر جو بات کی جا رہی ہے، میں آپ کو ذرا ایک جو گفتگو کی گئی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے میں وہ سنوا دیتا ہوں. 43 سیکنڈز کا کلپ ہے جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے عزائم بڑی حد تک واضح نظر آتے ہیں، اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو مفصل بیان ہے اس کے اوپر بات کریں گے. اور اب جو بات کی جا رہی ہے کہ اس کے نتیجے میں اب صرف انتظار یہی تھا کہ جیسے ہی شاہ چارلز جو ہیں وہ واپس روانہ ہوں گے اس کے بعد یہ پلان جو ہے، جو منصوبہ ہے اس پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا. ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا سنیے. As you know, their money, they call it their money, they don't have a name for it. Their money is valueless. They've got inflation that nobody's ever seen before. Other than that, I think they're doing quite well. If you read the New York Times, you'd say they're doing wonderfully because it's fake news. Or if you watch CNN, I mean, you cover it all the time. You think they're doing well. Do you think they're doing well where they have no Navy, no Air Force, no anti-aircraft apparatus, other than what they may have put there? They may have brought in some light stuff during the ceasefire, and we know exactly where it is, so it'll be knocked out within the first 15 minutes. یعنی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ان کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، ایران کی معیشت تباہ ہو رہی ہے،
जैसा कि आप जानते हैं कि उनकी करेंसी उसके पास कोई नाम नहीं है, कोई पहचान नहीं है, उनकी करेंसी बेकीमत हो चुकी है, उनके पास इतनी महंगाई है कि किसी ने पहले कभी नहीं देखी। इसके अलावा उन्होंने कहा, मेरा ख्याल है कि तंजन कहा कि वो काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग प्रेटी वेल। लेकिन अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ें तो आप कहेंगे कि वो हैरत अंगेज़ तौर पर काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जाली खबरें हैं। या अगर आप CNN देखें, मेरा मतलब है कि आप हर वक्त उसकी कवरेज करते हैं, आपको लगता है कि ईरान जो है वो बड़ा बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, कि आपको लगता है कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जहां उनके पास कोई बहरी फौज नहीं है, कोई फिजाइया नहीं है, कोई एंटी एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स मौजूद नहीं है, इसके सवाए इसके जो शायद उन्होंने वहाँ रखा हो। वो जंगबंदी के दौरान शायद कुछ हल्का सामान लाए हों और हमें बिल्कुल पता है कि वो कहाँ है, लिहाजा उसे पहले 15 मिनट में ही ख़त्म कर दिया जाएगा। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए इस बात से कि डोनाल्ड ट्रंप ने बेसिकली जो पैगाम है, इस पैगाम को किस तरीके से अमेरिका में ट्रांसलेट किया गया है। और इस जंग के आगाज़ से आपको याद होगा कि जो पोजीशन है अपनी एंड गोल्स के हवाले से वो अमेरिका ने तब्दील की है। ईरान आज भी वहीं खड़ा है जहां पहले दिन खड़ा था। ईरान ने ये कहा था कि यूरेनियम इनरिचमेंट जो है, अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम, वो हम JCPOA में जो एग्री किया था उससे ज़्यादा हम कुछ एग्री नहीं करेंगे। एटम बम हमने नहीं बनाना, एटमी हथियार हमने नहीं बनाने, लेकिन सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारा वो प्राइड है और हमने अपने साइंसदानों ने ये सब कुछ अचीव किया है। हमारे साइंसदानों को कत्ल किया गया, शहीद किया गया, हमारे ऊपर हमले किए गए, इस के लिए हमने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, लिहाजा इसको सरेंडर नहीं किया जाएगा। खित्ते से अमरीकी अफवाज का, अमरीकी अड्डों का खात्मा समेत अपने लिए आबनाए हुर्मुज का कंट्रोल, वहाँ से टैक्स वसूली, जो अपने नुकसानात हुए हैं उनका अजाला, ये तमाम बातें ईरान की पहले दिन थीं और आज भी मौजूद हैं। जो अहदाफ हैं उनको तब्दील अमेरिका ने किया है। डोनाल्ड ट्रंप जो रिजीम चेंज की बात कर रहे थे, ईरान के लोगों को उठकर अपना मुल्क जो है वो टेक ओवर करने की, इंतज़ाम और इंसराम संभालने की, एक एंटी रेवोल्यूशन बर्पा करने की कोशिश की जा रही थी कि वहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी की हुकूमत जो है वो इंस्टॉल करवा लेंगे, ईरान को झुका देंगे। फिर अनकंडीशनल सरेंडर की बातें की गई, जिसका मजाक उड़ाया ईरान की लीडरशिप ने, और ये कहा गया सैयद अब्बास इराक़ची, मोहम्मद बाकिर कालिबाफ, और उससे पहले आपको याद होगा कि जो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे उनकी तरफ से भी ये पैगामात दिए गए। बार बार ये कहा गया कि अमेरिका जो है वो अंडर एस्टिमेट कर रहा है ईरान को, ईरान ना झुकेगा, ना घुटनों पर बैठेगा। अनकंडीशनल सरेंडर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का एक ऐसा ख्वाब है जो कभी पूरा नहीं होगा। फिर डोनाल्ड ट्रंप अपने तमाम मुतालबात से होते होते एक आखिरी मुतालबे पर आ गया जो एटमी प्रोग्राम के हवाले से, और उस पर भी अब सैयद मुज्तबा खामनाई के इनकार के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यह बड़ी हद तक वाज़े किया है कि वो हमला करेंगे और पहले 15 मिनट में हम नॉक डाउन करेंगे उन तमाम एसेट्स को जो ईरान के पास अब सलाहियत बची है उनके एटमी प्रोग्राम के हवाले से, उनके मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से। और वो सामान जिसका तज़किरा वो कर रहे हैं, मैं आपको याद दिलाऊं कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में एक ब्रीफिंग की थी इस जंग के हवाले से अभी तकरीबन 2.5 हफ्ते पहले पीट हेगसेथ ने, और उसमें उन्होंने बताया था कि हमारे सैटेलाइट्स जो हैं वो इस वक्त ईरान के ऊपर तमाम एक्टिविटी के ऊपर नज़र रखे हुए हैं, और हमें मालूम है कि कुछ पहाड़ी इलाकों से ज़ेर ज़मीन मिसाइल सिटीज़ में से कुछ सामान निकाला जा रहा है, उसको मुंतकिल किया जा रहा है। तो अब ये पहले 15 मिनट में उनको नॉकडाउन करने का दावा, जिसका मतलब ये है कि ईरान जो है उसके ऊपर अगले 48 घंटे में हमला हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो उससे पहले आपको मालूम है कि एक सिचुएशन रूम जो बनाया गया है वाइट हाउस में, उसमें अमरीकी इंतज़ामिया की जो वॉर कैबिनेट है, जिसमें उनके नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड और उनके फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड तमाम टीम है, उसको बुलाया जाएगा, इसका जायज़ा लिया जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप अगर गो अहेड देते हैं तो उसकी सूरत में इस जंग की रिजम्पशन होगी। और उसके हवाले से कुछ मंसूबे जिनके ऊपर बात की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि ऐसा कार्रवाई जो है वो की जाएगी कि जिसमें बहुत ही स्विफ्टली कुछ टारगेट्स हैं उनको अचीव किया जाए। ईरान की हार्ड लाइन लेने वाली लीडरशिप को जो है वो टारगेट किया जाए, उनके ब्रिजेस को, उनके पावर प्लांट्स को, और उनके जो मिसाइल और ड्रोन्स का आर्सनल है उसको टारगेट किया जाए। इस हवाले से जो है वो दावे किए जा रहे हैं। और यहाँ तक ये कहा जा रहा है कि प्रिंस जो शाह चार्ल्स हैं, किंग चार्ल्स, उनकी रवानगी का इंतज़ार किया जा रहा था। उनकी मौजूदगी में वो सीज़ फायर नहीं तोड़ना चाहते थे। और सीज़ फायर टूटने का मतलब क्या होगा कि ईरान ने बड़ी हद तक क्लियर किया है, ईरान की जानिब से कहा गया है कि जो नाकाबंदी है
اور یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے، ہم ایسی کارروائی کریں گے جو یاد رکھی جائے گی۔ جو بیان آیا، ایران نے امریکی ناکہ بندی کے خلاف سخت کارروائی سے خبردار کر دیا۔ ایرانی حکام نے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کو بحری قزاقی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی ناکہ بندی کے خلاف وہ کارروائی کریں گے جو یاد رکھی جائے گی۔ ایرانی حکام نے کہا، امریکہ بین الاقوامی تجارت میں مداخلت اور املاک پر غیر قانونی طور پر قابض ہے۔ ایران کو جواب دینے کا بھرپور اور پورا حق حاصل ہے، اور ساتھ ہی ایرانی فوج جو ہے اس نے کہا کہ ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں، اہداف کی فہرستیں جو ہیں ان کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، اور ہم امریکہ سے اس وقت ایک عارضی فائر بندی کے باوجود جنگ کو ختم نہیں سمجھتے، اور اس کے حوالے سے بھرپور تیاریاں کی جا رہی ہیں، کیونکہ دوسری طرف سے انڈیکیشنز یہ آ رہی ہیں کہ ایک مختصر اور طاقتور حملوں کا منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے تاکہ یہ جو ڈیڈ لاک اب پیدا ہوا ہے اس کو ڈیڈ لاک کو ختم کیا جا سکے۔ اب اس سارے معاملے پر متحدہ عرب امارات سے، اسرائیل سے کچھ ایسی ڈیولپمنٹس سامنے آ رہی ہیں جس کے اوپر ہم تفصیلی بات اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔